स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। धमतरी जिले के खपरी गांव में प्राथमिक शाला के बच्चे जर्जर स्कूल भवन के खतरे के कारण खुले मैदान में पढ़ाई करने को मजबूर है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की दीवारें और छत बुरी तरह खराब हो चुकी है और प्लास्टर लगातार गिर रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। शनिवार सुबह स्कूल शुरू होने के थोड़ी देर बाद एक दीवार अचानक ढहने लगी, जिसके बाद शिक्षकों ने तुरंत छात्रों को बाहर निकालकर मैदान में पढ़ाई शुरू करवाई। इस घटना से बच्चे और शिक्षकों में दहशत फैल गई और ग्रामीण प्रशासन ने तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं। दोनों भवन एकदम जर्जर हो चुका है। इसके संबंध में कई बार शासन को अवगत कराया गया, प्रधान पाठक के माध्यम से, शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में ये शाला प्रबंधन समिति ने आज निर्णय लिया है विद्यालय हित में और बच्चों के हित में। अब बच्चों को हम अभी शुरू सत्र में अभी आज 5-6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चे अब बैठेंगे कहाँ बैठेंगे। 2-2.5 साल हो रहा है, तो जब भी आई हूँ ना तो इसकी स्थिति ऐसी है यहाँ की। थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश किए थे रंग रोगन से, लेकिन पालक ने निर्णय लिया कि यहाँ बिल्कुल बैठाना ही नहीं है करके ना बाहर में बिठा रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में कैसा रहता है? बारिश के दिनों में पूरा भर जाता है, पानी भर जाता है। अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहे थे, तो मैं ना जितने भवन के तो दोनों भवन हाँ पूरा जर्जर हो चुके हैं, जिनमें बैठाने लायक बिल्कुल नहीं है। बच्चा ला कभी भी कोई भी हादसा हो सकते, आए दिन दीवार कभी प्लास्टर गिरते, कभी और कुछ होते। यही कारण से ना टीचर मन भी नहीं आते से, बड़ी मुश्किल से बीओ ऑफिस जाए के बाद टीचर भी यही से ले मुश्किल से 2 टीचर मिली से, और बैठाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चे मन कहाँ बैठ के पढ़ा? बच्चा मन अभी फिलहाल हमन तो शाला प्रांगण में बैठा रहा था, लेकिन भवन तो नज़र में बिल्कुल नहीं दिखा थे। लेकिन अब सरपंच से बात करे के कोशिश करबो, कोई जगह अगर भवन। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाते, कोई लड़का ऊपर गिर जही और लड़का मन छोटे छोटे है, बात नहीं माने। सर मैडम के गाँव एक जन लड़का पीछे पड़े रही, 50 जन बच्चा देखना रहते। कई बार मांग कर चुके हैं? कई बार मांग कर चुके हैं, 5-6 बार हो गए। कई बार डीओ ऑफिस चल दी, तब कोई सुनवाई नहीं होते। आगे क्या करूँ? आगे का करना है, ताला बंद कर स्कूल में, या तो फिर सरकार ध्यान दे। जंजर है स्कूल, हतेल बनाए कोशिश करे। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाते, कोई लड़का ऊपर गिर जही और लड़का मन छोट। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अभिभावकों ने भी प्रशासन से कई बार शिकायत की। स्कूल की दीवारें छत से अलग हो रही और कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की जान को लगातार जोखिम में है। इसी खतरे को देखते हुए पालक समिति ने फैसला किया कि जब तक नया और सुरक्षित भवन नहीं मिल जाता, तब तक बच्चे स्कूल के बाहर ही पढ़ाई करेंगे। समिति ने ग्राम पंचायत भवन या किराए के भवन में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नया भवन उपलब्ध नहीं कराया गया तो रफल में ताला लगा देंगे। खपरी प्राथमिक शाला में जर्जर भवन की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अभिभावकों ने भी प्रशासन से कई बार शिकायत की है कि स्कूल की दीवारें छत से अलग हो रही है और कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की जान पर खतरा है। शाला समिति के अध्यक्ष नैना साहू ने कहा कि ग्राम खपरी के प्राथमिक शाला में दोनों भवन की स्थिति काफी जर्जर है, जिसमें बैठने लायक भी नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दीवार का कभी प्लास्टर गिरता है तो कभी कुछ हो जाता है। नंदनी साहू स्कूल की सदस्य ने बताया कि स्थिति काफी जर्जर है। दिनों दिन प्लास्टर गिरते जा रहे हैं और इस भवन के लिए कई बार मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे सुनवाई नहीं होती है तो वह स्कूल में ताला बंद कर देंगे और इस स्कूल के लिए सरकार जल्द ध्यान दे। गांव में कई बड़े नेता आते हैं, लेकिन स्कूल पर किसी की नजर नहीं जाती। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में 2 भवन हैं और दोनों काफी जर्जर हैं। इस संबंध में प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, प्रधान पाठक के माध्यम से और शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अब तक स्कूल का कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में शाला प्रबंधन समिति में निर्णय लिया है
इस विद्यालय हित और बच्चों के हित में ही बच्चों को जर्जर भवन में ना बैठाए, इसलिए स्कूल के खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहीं भारत सरकार की प्रमुख योजना पीएम जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ गरियाबंद जिले के कोसांब पानी ग्राम के लोगों को मिल रहा है। पहले यहाँ के कमार जनजाति और गौड़ आदिवासियों को शुद्ध पानी के लिए तालाब या झरने तक जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रत्येक घर में नल कनेक्शन मिलने से लोग आसानी से शुद्ध जल प्राप्त कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब पानी की समस्या समाप्त हो गई है और पर्याप्त मात्रा में पीने का जल उपलब्ध होने से जीवन आसान हो गया है। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से है, जहां तेलंगाना पुलिस ने कमार रेड्डी जिले में नकली नोट खपाते हुए सिद्धा गौड़ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि कोलकाता के सौरभ डे, नारायण भगत और बिहार के रशीद अहमद मिलकर कंप्यूटर, कलर प्रिंट और एक्सेल बॉन्ड पेपर की मदद से नकली नोट तैयार कर रहे फेसबुक के माध्यम से अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में भी बड़ी मात्रा में नकली नोट खपाए गए। इसके बाद शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई के आदेश दिए। टीम ने डबरा क्षेत्र से नंदलाल जागड़े और छतराम आदित्य को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बिहार के रशीद अहमद से 2 लाख के नकली नोट 40,000 रुपए में खरीदे और मनहरण उर्फ सोहन लहरे को खपाने के लिए दिए। देर रात रायगढ़ में दबिश देकर सोहन लहरे को पकड़ा गया। उसके घर से 1,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। बाकी नोट अलग जगहों पर पहले ही खपाए जा चुके थे। सभी आरोपियों को तेलंगाना पुलिस के सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दीनपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। वहीं दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। बता दें, घर के बाहर अवैध कब्जा हटाने को लेकर विवाद बढ़ा। दोनों पक्षों के लगभग 7 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और कार्रवाई की जाँच कर रही। वहीं भोपाल के वार्ड 19 के बीएलओ मोहम्मद लईक को अचानक हार्ट अटैक आया। परिवार का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के प्रेशर की वजह से ये स्थिति हुई। लईक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं भोपाल के बक्सेविनिया इलाके के चेतक शोरूम में रीवा से रोजगार के लिए आए 2 युवकों ने स्कूटर का लीवर लगाने के बाद पैसे मांगे, जिसके बाद प्रधान आरक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवकों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर पिटाई की। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। वहीं मध्य प्रदेश की मिट्टी से निकली यह तस्वीर हर दिल को झकझोर देने वाली है। प्रियंका गौड़ एक ऐसी पत्नी जो अपने दिव्यांग पति को गोद में उठाकर पिछले कई वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2015 में अंशुल गौड़ की मां कमलेश गौड़ प्राथमिक शाला कितपुरा में शिक्षिका थी। उनके निधन के बाद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन सिस्टम की फाइलें अब तक नहीं खुली। 2019 में सड़क हादसे ने अंशुल को अपंग बना दिया। अब न वो चल सकते हैं न काम कर सकते हैं और प्रियंका ही उनका सहारा है। वो अपने पति को गोद में उठाकर हर दफ्तर पहुंची। हर जगह से सिर्फ कल आना का जवाब मिलता है। सरकार कहती है हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन एक महिला अपने पति को गोद में उठाए न्याय की भीख मांग रही हो तो सवाल उठता है, क्या सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों तक सीमित है? मामले में डेली 24 भारत की टीम ने राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार से बात की। उन्होंने कहा मामला संज्ञान में है, कलेक्टर को अवगत कराया गया है, लेकिन कई वर्षों से प्रियंका अब भी उम्मीद में है। कभी तो किसी की कलम चलेगी, कभी तो किसी का दिल पिघलेगा और शायद उस दिन प्रियंका की पुकार इंसाफ में बदल जाएगी। हमारे साथ मंत्री दिलीप अहिरवार जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी हाल ही में राजगढ़ पैलेस का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या कहें? बहुत बड़ी सौगात है बुंदेलखंड के लिए, निश्चित रूप से इतना बड़ा पैलेस। वहीं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में मेस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि पिछले 3-4 महीनों से मेस में घटिया क्वालिटी का खाना मिल रहा।
कई बार खाने में कॉकरोच लार्वा भी देखा गया, जिसकी शिकायत छात्रों ने कई बार की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज डीन ने मेस संचालक को नोटिस जारी कर हटाने का आदेश दिया। इस निर्णय के बाद पूर्व मेस संचालक और मेडिकल डीन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पूर्व संचालक का कहना है कि उनका सामान बिना सूचना के बाहर किया गया और अप्रैल से अब तक का भुगतान भी नहीं किया गया। वहीं मेडिकल डीन खंडन करते हुए बताते हैं कि पूर्व संचालक को औपचारिक नोटिस दे दिया गया था और नए मेस संचालक को कॉलेज की वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विवाद के बीच मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए नए मेस संचालक ने तुरंत कदम उठाए। छात्रों को अब सुरक्षित और साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराने के लिए नए प्रबंधन लागू किए जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय टीम द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा और असंतोषजनक भोजन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। जी, एक्चुअली मैं तो एमपी ऑनलाइन टेंडर द्वारा मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरा एग्रीमेंट इनकी तरफ से 3 साल के लिए हुआ था। जी, डीन सर की कुछ डिमांड थी जो मैंने पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया खाना की भोजन की गुणवत्ता में कमी पा रही है। ये मेरे को बार बार उन्होंने बोला। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर वहाँ कैमरा लगाया, आप कमेटी को भेजिए, पूरा प्रत्यक्ष रूप से जांच करिए कहाँ कमी है, मैं तुरंत सुधार की अगर मेरे द्वारा कोई कमी पाई जाती है। ये बाय प्रूफ राइटिंग में लेटर मेरे द्वारा दिया गया, सर को निवेदन किया गया है। उन्होंने एक तरफा फैसला लिया क्योंकि मैंने उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया। टर्मिनेशन ऑर्डर मुझे रात के 11:30 बजे मेल किया गया जो ऑफिशियल टाइम नहीं है। उसके बाद में जब मैं कोर्ट गई, कोर्ट में केस मैंने डाला, तो उसके कोर्ट में केस डालने गई, यहाँ पे लॉक कर दिया गया मेस को खुलवाया गया। उसके बाद अभी मेस चालू था मेरा क्योंकि कोर्ट का फैसला आने का था। उसके पहले अभी कल रात को मेरा लॉक तोड़ के सामान को बाहर फेंक दिया गया है। इस तरह डीन के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। डीन के तरफ 11 लाख रुपए और बच्चों के तरफ 6.5 लाख रुपए और कमेटी का जो मैंने उनको फूड सर्विस दिया था उसका भी बैलेंस है। मैंने उनसे निवेदन किया ठीक है आप मुझे मेरा क्लियर करवा दीजिए, तो आप अगर चाहें तो मैं खाली कर सकती हूँ, पर मुझे मेरा क्लियर हिसाब कीजिए। तो जी, ये जो मेस के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, ये गत 2 साल से जो मैं 18 महीने से इसकी खाने की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। पिछले साल संभावित महोदय जो जबलपुर के हैं वो आए थे, उनके सामने स्टूडेंट्स ने उनको बोला स्टूडेंट आपकी समस्या क्या है, तो उन सब ने कहा कि खाने की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। तो मीटिंग में संभावित महोदय जबलपुर ने कहा कि इनका टेंडर इनका कैंसिल करके इनको हटा दिया जाए। इसके बाद अप्रैल के महीने में इसी साल हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जो इनके जो मेन चेयरमैन हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट के अच्छा तो क्या बोल रहा था मैं, अच्छा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के सामने जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने जो स्टूडेंट से पूछा आपकी मेन समस्या क्या है, सबने बोला खाने की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। खाने में कभी कॉकरोच मिलता है, कभी लार्वा मिलता है और खाने की गुणवत्ता तो है ही ख़राब और अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना बनता है। तो इसके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कबाड़ और लोहे को आप कबाड़ समझकर कबाड़ी को बेच देते हैं, उसी कबाड़ से ऐसी अद्भुत कलाकारी हो सकती है जिसे देखने के बाद आप चकित हो जाएं। ऐसा ही कारनामा और कलाकारी कर दिखाया है विशाल दुबे और उनकी टीम ने। जबलपुर में विशाल दुबे और उनकी टीम ने लोहे के कबाड़ से अद्भुत कलाकारी का अनोखा उदाहरण पेश किया है। जबलपुर महापौर की अनुमति से गौरी घाट मां नर्मदा के किनारे टीम ने लोहे के कबाड़ से मां नर्मदा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई। इन प्रतिमाओं को देखकर श्रद्धालु अचंभित हैं, क्योंकि कोई भी यह नहीं कह सकता कि ये कलाकृतियां कबाड़ से बनी हैं। घाट पर इन कलाकृतियों के आने से पूरा वातावरण सौंदर्य और अभिमयता से जगमगाने लगा है। विशाल दुबे ने बताया कि पहले वे कबाड़ से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते थे जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। इसके बाद उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इसी सामग्री से बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण किया जाए। उनका ये प्रयास न केवल कला प्रेमियों के लिए आकर्षक बन गया है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी कबाड़ को पुनः उपयोग करने का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे स्क्रैप की मूर्तियाँ बन रही है और यहाँ पे नगर निगम आयुक्त और महापौर जी के आदेश से ये कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। हमारी पूरी टीम है और भी कलाकारों के साथ और बहुत सारे कारीगरों के साथ ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये किस चीज़ों से बनाई जाती है, क्या क्या इसमें मटेरियल यूज हो रहा है? सर इसमें स्क्रैप लोहा, जो लोहा हम लोगों के यूज में नहीं आती है, बेकार पड़ी जाती है, कबाड़
कबाड़ को एकत्रित करके बहुत सारे और फिर उसको वेल्डिंग कर करके संरचनात्मक ऐसा रूप दिया जा रहा है कितने सर। समय से आप ये काम कर रहे हैं? सर यहाँ पे तो इस काम को फरवरी से हो रही काम। ये प्रोफेशन आपने कब से अपनाया है, कब से ये इस काम में? ये तो मुझे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस समय मैं छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करता था, फिर उसको कंपोज करके बनाया करता था। फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ा था तो वहाँ पर कल्चर ही है बहुत मूर्तियों का। दुर्गा जी का पूजा हमारे तरफ बहुत ज़्यादा होती है वेस्ट में। वहीं मध्य प्रदेश के मैहर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर में हाल ही में चढ़ाए गए 2 किलो चांदी के सत्र और मुकुट सहित दोनों की नथ के गायब होने के मामले ने प्रशासन और भक्तों में चिंता बढ़ा दी। इस मामले में अनुजातीय जनजाति पिछड़ा वर्ग समाज के जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच कराने की मांग की है। ज्ञापन में देवदत्त सोनी ने कहा कि सिर्फ एक कर्मचारी कैलाश कुशवाहा को दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने शारदा प्रबंधन समिति के लचर व्यवस्था को भी इस घटना का जिम्मेदार बताया। बता दें, देवदत्त सोनी ने जोर देकर कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती हैं और मंदिर प्रबंधन की साख पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने राज्यपाल से जल्द हस्तक्षेप कर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया। ज्ञापन सौंपने के मौके पर राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह कुसेडी, अमृत लाल पटेल और पंकज कुशवाहा भी उपस्थित रहे। आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को SC, ST, OBC एवं कुशवाहा समाज के द्वारा एक ज्ञापन पत्र दिया जा रहा है। अभी विगत दिनों मां शारदा देवी मैहर में कुछ श्रद्धालु द्वारा 2 किलो चांदी का छत, मुकुट व सोने की अन्य चीज़ें चढ़ाई गई थी जो गायब हो गई थी। लेकिन उसमें कार्रवाई एक कैलाश कुशवाहा के ऊपर अकेले करके इस मामले को रफा दफा करने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया है। जबकि इसमें निश्चित रूप से जब वो सामग्री दिया होगा तो पुजारी के हाथ में दिया होगा और अन्य प्रशासनिक जो जिनकी वहाँ ड्यूटी थी उनको सबको बचाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में यातायात पुलिस ने नो एंट्री जोन में प्रवेश करने वाली भारी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 12 ट्रक, डंपर और एक हार्वेस्टर जब्त किए गए और चालकों से 60,000 रुपए का स्टॉप फाइन वसूला गया। यातायात इंचार्ज नीरज शर्मा ने बताया कि ओरछा में रोजाना हजारों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में यदि भारी वाहनों का प्रवेश होता है तो नगर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसी कारण कलेक्टर ने नगर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर रखा है। इस नियम के उल्लंघन पर यातायात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 से अधिक वाहनों को पकड़ लिया। चालकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्ती जारी रखने का भरोसा दिया है। ये अपने ओरछा एक धार्मिक नगरी है और उसमें प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा मार्च में नो एंट्री श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन पर लगाई गई थी। इसमें आदेश पारित हुआ था नो एंट्री का। तो उसी तारतम्य में कल ट्रैफिक मोबाइल से जब भ्रमण कर रहे थे मंदिर यातायात व्यवस्था में, तो ये सभी भारी वाहन निकलते दिखाई दिए समय से पहले, क्योंकि समय प्रातः 8 से लेके रात के 11 बजे तक नो एंट्री पूर्णतः प्रतिबंधित है हैवी वाहनों का आना जाना। तो जो भी वाहन यातायात नियमों को तोड़ते हुए, नो एंट्री नियमों को तोड़ते हुए पाए गए, सभी को यातायात पुलिस चौकी रखवाया गया और सभी पे जुर्माने की कार्रवाई जारी है। ये अपने ओरछा एक धार्मिक नगरी है और उसमें प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धा। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दसईपुरा गांव के पास ललार रोड से सटी गलेरा की पहाड़ी पर हो रही अंधाधुंध खुदाई ने ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया। आरोप है कि यहां बिना लीज और बिना पर्यावरण स्वीकृति के बड़े पैमाने पर उत्खनन जारी है। क्या नाम है आपका? राम सखी। ये चारों तरफ पहाड़ी खोद दी आपके घर के आसपास, और पीछे भी हमने देखा मोर उड़ रहे, वहाँ पर मिट्टी खोद दी गई पहाड़ी। क्या नुकसान हो सकता है इससे? सुमाने नहीं रहा साहब भी। हाँ, खोद भी वाली मशीन ले आते हैं, खोदते हैं, मानती ही नहीं है। नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते हैं। आप लोग मना करते हैं यहाँ? हाँ, मना भी करते हैं लेकिन मानते ही नहीं है। हाँ, क्या चाहते हो आप लोग? हम जो चाहते हैं कहते खोद लेने पाए।
अधिकारी लोग आते हैं देखने के लिए? नहीं आते। कोई नहीं आता। हाँ। पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम दावे और तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन छतरपुर जिले में लगातार पर्यावरण को ध्वस्त किया जा रहा है। खजुराहो के आसपास और यहाँ बमीठा में भी वही हालात देखा जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बमीठा से कुछ ही दूरी पर ललार रोड में। अब मेरे पीछे अगर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी है, हरे भरे जंगलों को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पर्यावरण को लेकर सरकार के दावे हैं, लेकिन छतरपुर जिले में प्रशासन की नाकामी की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आती है। हम इनसे जानेंगे। ये बताइए, पर्यावरण पेड़ पौधे लगाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र के गलेरा की पहाड़ी का है, जिसे इन दिनों तेजी से काटा जा रहा। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि एनसीसी कंपनी बिना किसी वैध अनुमति के पहाड़ी खोद रही है। लगातार भारी मशीनें चलने से न सिर्फ पहाड़ी का स्वरूप बदल रहा, बल्कि यहाँ के रहने वाले वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा। ग्रामीण बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में पहले जंगली जानवरों का आना जाना आम बात थी, लेकिन अब लगातार मशीनों की आवाज ने उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों ने जब इस अवैध गतिविधि का विरोध किया तो ठेकेदार पक्ष की ओर से उन्हें धमकाने की बात भी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें चुप रहने की चेतावनी दी जा रही, जिससे लोग डरे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे उत्खनन से राजनगर प्रशासन कैसे अनजान बना हुआ है? क्या ये प्रशासन की अनदेखी है या फिर कोई बड़ी मिलीभगत? ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल ग्रामीण न्याय की उम्मीद में प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि छतरपुर प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।